हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने एस्टिमेशन और पैरामीटर्स के बारे में बात करी थी और जिसके अंतर्गत मैंने आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के बारे में बताया था। अब हम एक और एस्पेक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं आज। आप अगर रियल लाइफ में सोचिए, आप क्या कर रहे हैं। आपके पास एक सैंपल आता है और उस सैंपल की बेसिस पर आप एक अननोन पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पैरामीटर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये तो हमको नहीं पता। उसके अंदर हम अपने डिफरेंट जो भी हमारे एस्टिमेशन के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं और अपने उस अननोन पैरामीटर की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन प्रोसीजर ने आपको अपने इस पैरामीटर की एक ऐसी वैल्यू दे दी जिसके उस सैंपल के द्वारा उस पॉपुलेशन से आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी, मैक्सिमम चांसेस थे। अब दूसरा सवाल आता है, क्या ये वैल्यू सही है कि गलत है, और उसको हम अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसके सापेक्ष में उसको हम जज करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जो भी हमने चूँकि मुझे पता है कि अलग अलग सैंपल के द्वारा हमको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। अगर हम कहें सैंपल मीन, तो अगर हम बार बार सैंपल निकालते हैं तो हर बार मुझको अपने सैंपल मीन की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। तो जो भिन्न भिन्न सैंपल के द्वारा हमको अलग अलग सैंपल मीन की वैल्यू मिल रही है, उसमें से कौन सी वैल्यू सही है, और इस सेंस में हम इस बात का फैसला करना चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई है क्या वो सही है कि नहीं है। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट वे में तो हम क्या सही और गलत हम नहीं जानते हैं, क्योंकि सही वैल्यू तो हमको मालूम ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये एश्योर करना चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई है उसको हम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब एक मोटी मोटी बात ये आती है कि अगर हमारी जो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर उनके बीच में जो भी हमारा अंतर आ रहा है वो किसी रैंडम कारणों से छोटा मोटा अंतर आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर हर एक सैंपल में अगर वैल्यूज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो शायद उसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए कठिन होगा, मुझको उसमें डाउट होगा। लेकिन इन्हीं कार्यों को साइंटिफिक तरीके से कैसा किया जाए, इसके बारे में हम यहाँ पे आज कुछ हमारे जो टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दें कि अगर हम आपसे कहते हैं कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप हमारी उम्र बताइए, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अपनी उम्र आपको बता रहा हूँ कि मेरी उम्र 5 वर्ष है, क्या आप इस बात को मानोगे? नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने ये फैसला कैसे किया कि आप मेरी बात को नहीं मानोगे कि मेरी उम्र 50 साल है की जगह शायद 5 साल है। उसके लिए आपने क्या किया? आपने जो भी मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको आपने 5 साल के बच्चे के स्ट्रक्चर के साथ में कंपेयर किया और देखा कि दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है। आपने कहा कि नहीं, हमारा स्टेटमेंट गलत है और आपका स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन आपका स्टेटमेंट था ही नहीं। आपका स्टेटमेंट था क्या? आपने कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा। लेकिन सच बात तो ये है कि आपने अपने दिमाग में तुरंत एक स्टेटमेंट अपने आप से तैयार कर लिया था। जैसा मेरा स्टेटमेंट था, मेरी उम्र 5 साल है, और आपके दिमाग में स्टेटमेंट आ गया कि मेरी उम्र 5 साल से ज़्यादा है या मेरी उम्र 5 साल नहीं है। और आपने क्या किया? आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए। कौन से ऑब्जर्वेशन लिए? आपने 5 साल के बच्चे की ऑब्जर्वेशन लिए कि उसकी हाइट, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आपने उसको मेरे स्ट्रक्चर से कंपेयर किया और दोनों में देखा कि उसमें काफ़ी अंतर है, और उसकी बेसिस पर आपके दिमाग ने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि नहीं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको देख करके हमारी उम्र 5 साल हो सकती है, इसके होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए आपने हमारे स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया और आपने अपने स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया।
अब अगर इस प्रोसेस को आप अगर समझने की कोशिश करिए तो आपने क्या किया, आपने दो स्टेटमेंट को कंपेयर करने की कोशिश करी है। एक स्टेटमेंट मैंने बनाया, एक स्टेटमेंट आपने बनाया, और उस स्टेटमेंट की जो सत्यता है वो आपने किस प्रकार से जांची है। आपने कुछ डेटा सेट लिए हैं, उसकी बेसिस पे आपने कुछ अपने दिमाग में कैलकुलेशंस किए हैं, और उसकी बेसिस पे आपने फाइनली ये मुझे बता दिया कि मेरा स्टेटमेंट सही है या आपका स्टेटमेंट सही है। तो यही कार्य हम आज अपने इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी करने वाले हैं कि जब भी कभी हम किसी अननोन पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, उसकी वैल्यू को तो निकाल लेते हैं, लेकिन उस वैल्यू को हम अपने स्टेटमेंट के द्वारा टेस्ट करना चाहते हैं कि, और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी निकालना चाहते हैं। तो इसी टॉपिक को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? एक स्टेटमेंट ही तो है। मेरा एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट था कि मेरी उम्र 5 साल है। आपने अपने दिमाग में एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट तैयार कर लिया कि मेरी उम्र 5 साल नहीं है, और आपने उन दो स्टेटमेंट को तो कंपेयर किया है, और इसी को आपने अपने जो भी स्टैटिस्टिकल टूल है, सांख्यिकी के जो टूल हैं, उनकी बेसिस पर किया है। तो इसी तरीके को जो कार्य आपने अपने दिमाग के अंदर किया है, उसके पीछे हमारे स्टैटिस्टिकल टूल क्या होते हैं, उनके क्या सिद्धांत होते हैं, और अपने डेटा की बेसिस पर हम अपने किसी पैरामीटर के लिए टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे। और हम आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस से संबंधित जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, आज हम यहाँ पे उनको समझाने की आपको कोशिश करेंगे, और इन प्रोसीजर्स को हम अपने डिफरेंट सेटअप्स में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और अपने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहला तो बात यही आती है कि ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होती क्या है। तो हमने ये देखा है कि जब हम कभी अपने किसी अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, उसके लिए हम सैंपल निकालते हैं। सैंपल हमारा रैंडम होता है, तो भिन्न भिन्न तरीके के जो हमारे सैंपल आएंगे वो हमको उस एस्टिमेट की अलग अलग वैल्यूज़ देते हैं, राइट। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमको सैंपल की बेसिस पर एस्टिमेटेड की वैल्यू मिल रही है वो एग्जैक्टली हमारे उस अननोन पैरामीटर की जो पॉपुलेशन में वैल्यू है उसके बराबर ही हो। अब जब बराबर नहीं है तो हमारे सैंपल की वैल्यू और जो पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू है उसके बीच में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, राइट। अब ये जो अंतर है या तो ये किन्हीं रैंडम कारणों के कारण से हो सकता है, या इसमें से कोई ऐसा एक कारण है जिसके बारे में हमको पता है, कोई एक असाइनेबल कॉज या कोई एक असाइनेबल रीजन है। लेकिन समस्या क्या है कि जिस वैल्यू के बारे में हम पता करना चाहते हैं वो तो हमको अननोन है, वो तो हमको पता ही नहीं है। इसलिए हम अपने सैंपल की बेसिस पर जो हमने वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को यह टेस्ट करना चाहते हैं कि जो वैल्यू हमने एस्टिमेट करी है उसके अंदर जो भी वेरिएशन आ रहा है वो किसी एक रीजनेबल वैल्यू के साथ में डिफर कर रहा है, और या अंतर बहुत ज़्यादा है। इस बात की हम यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो इस कार्य को हम जो अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू है और जो अपनी एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है उसके बीच में किस प्रकार की हमारी क्लोजनेस है, वो वैल्यूज हमारे कितने करीब हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर मुझको अपनी एस्टिमेटेड और हाइपोथेटिकल वैल्यू के बीच में अगर जांच करनी है तो किस प्रकार से किया जाए। ये हाइपोथेटिकल वैल्यू क्या है कि जिस प्रकार से मैंने अपनी उम्र को कहा था कि हमारी उम्र 5 साल है, और आपने हाइपोथेसिस ली थी कि हमारी उम्र 5 साल से ज़्यादा है, राइट। तो अगर हम इस एस्टिमेटेड और हाइपोथेटिकल वैल्यू के बीच में जो हमारा अंतर है उसको अगर जांचने की कोशिश करते हैं, अगर ये हमारा अंतर बहुत कम आता है तो हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ के बीच में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और हम दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि हमारी उम्र 50 साल है या 50 साल 5 महीने है, इसको शायद निकालना बहुत कठिन होगा जब तक कि आप हमारी डेट ऑफ बर्थ को नहीं देखेंगे, राइट। लेकिन 50 साल और 50 साल 5 महीने में जब तक कि कोई आप अगर लीगल काम नहीं कर रहे हैं तब तक इस उम्र में कोई फ़र्क नहीं है। अगर किसी इंसान ने बताई कि हमारी उम्र 50 साल है और किसी ने बताई 50 साल 2 महीने या 50 साल 4 महीने या 50 साल 5 महीने बताई है, इसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर ये अंतर अगर बढ़ता जाता है देन हम अपने इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और हम ये मानते हैं कि दोनों वैल्यूज के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया मेथड, इसके द्वारा तो आप ये तो बहुत ही
एडहॉक तरीका हो गया कि आपने देख करके बता दिया। लेकिन इसी कार को अगर मुझको साइंटिफिकली करना है और अगर ये पता करना है कि साइंटिफिकली इन दो वैल्यूज के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, यह कार्य किस प्रकार से किया जाए, ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए हम अपने इस जो भी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं और उनके द्वारा हम इसको साइंटिफिक तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। तो अपने इस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको हम पहले समझते हैं कि उनका क्या मतलब होता है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक टर्मिनोलॉजी होती है हाइपोथेसिस, और बेसिकली यहाँ पे हम एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या एक कॉमन भाषा में जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ये क्या होती है? ये हमारा अपनी पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में एक स्टेटमेंट होता है, और इसको लेकिन हम स्टेटमेंट की जगह हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझको ये नहीं पता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है, इसलिए हम इसको हाइपोथेसिस कहते हैं, राइट। और एक हमारी जो प्राइमरी समस्या होती है कोई भी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए या एक ऐसा प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करने के लिए, वहाँ पे हमारी समस्या ये होती है कि हमने जो अपनी वैल्यूज़ रैंडम सैंपल की बेसिस पर उस पॉपुलेशन से निकाली हैं, वह वैल्यूज़ हमारे उस पॉपुलेशन वैल्यूज़ के से कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, या जो हमने अपने सैंपल की बेसिस पर वैल्यूज़ निकाली हैं वो हमारी पॉपुलेशन की जो वैल्यूज़ है उससे संबंधित जो हाइपोथेसिस है उससे कंसिस्टेंट है कि नहीं है, मिलती जुलती है कि नहीं है, ये मुझको मालूम करना होता है, राइट। अब बात आती है, हमारा दूसरी टर्मिनोलॉजी है ए टेस्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, अर्थात ये टेस्ट क्या होता है? तो कोई भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का जो टेस्ट होता है ये एक नियम होता है। ये नियम कहिए या आप एक प्रोसीजर कहिए, यह एक नियम या ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमको अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, राइट। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताएं, तो अगर हमने मान लीजिए कोई एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, उसको कंसीडर किया है जिसका मीन वैल्यू हमको म्यू है अननोन है, लेकिन मुझे इसका वेरिएंस नोन है, राइट। अब हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, म्यू इज लेस देन 17, अर्थात म्यू की वैल्यू 17 से कम है। ये हमारी एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। क्यों? बिकॉज इसमें से हम एक अननोन पैरामीटर के बारे में हम कुछ स्टेटमेंट बता रहे हैं, और इसको अगर मुझको क्रॉस चेक करना है कि ये हमारी हाइपोथेसिस सही है कि गलत है, तो हमारे पास एक ही तो तरीका है कि हम एक रैंडम सैंपल निकालें, उसकी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करें और उसकी बेसिस पर टेस्ट करें कि ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि गलत है, राइट। और अगर जो भी हमारा सैंपल ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर जो भी हम कंक्लूजन निकालते हैं वो अगर हमारी जो भी हाइपोथेसिस है पॉपुलेशन के बारे में उससे अगर मिलती है, तो हम कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं, और अगर नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस या मतलब हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की बात करते हैं, राइट। अब एक और हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि हम जब भी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हम वहाँ पे 1 सैंपल टेस्ट, 2 सैंपल टेस्ट और मल्टी वेरिएट सैंपल टेस्ट की बात करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? तो जब भी कभी हम सिर्फ खाली एक ही सैंपल के द्वारा काम करते हैं और अपने एक ही सैंपल से हम अपनी वैल्यू के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं 1 सैंपल प्रॉब्लम, राइट। और जब हमारे पास कोई 2 सैंपल होते हैं और ख़ास तौर पे उन जगह पर हम कोई एक कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि 2 सैंपल में कोई अंतर है कि नहीं, या जो उनके पैरामीटर्स हैं उनमें किस प्रकार का अंतर है, इस तरह के जब हम कंपेयर करते हैं अपने 2 सैंपल की बेसिस पर, तो उस तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं 2 सैंपल प्रॉब्लम। और जब हम 2 से ज़्यादा सैंपल की हम बात करते हैं और हम अपने पैरामीटर्स की वैल्यू को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और उससे कोई अपना एक कंक्लूजन निकालते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं मल्टीवेरिएट सैंपल प्रॉब्लम। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपसे कहें कि मैंने एक ही क्लास से कुछ अपने 20 स्टूडेंट्स का सैंपल निकाला और उनकी हमने एज निकाली, और सैंपल वैल्यू हमारी आ रही है सपोज 20 ईयर्स, 20 साल, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि हाइपोथेटिकल वैल्यू क्या उनकी उम्र 18 साल है। तो यहाँ पर हमने खाली एक ही सैंपल की बात करी, और उसी की जगह अगर हम अपने 2 अलग अलग क्लासेस से सैंपल निकालते हैं और वहाँ पे पहले क्लास से जो हमारा स्टूडेंट्स की एज का जो सैंपल मीन आ गया, सपोज 20 साल आ गया,
और अगले सैंपल से हमारा 18 साल आ गया, तो हम ये देखना चाहेंगे, दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना चाहेंगे कि क्या पॉपुलेशन में दोनों स्टूडेंट्स की जो एज होंगी उनके अंदर कोई अंतर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे मैंने 2 सैंपल को निकाला और दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है उसको कंपेयर करने की कोशिश करी, या उससे संबंधित जो हमारा स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस है, उसको हमने टेस्ट करने की कोशिश करी। तुम्हारी हाइपोथेसिस क्या थी कि दोनों क्लास के स्टूडेंट्स की उम्र बराबर है, राइट। उसी तरीके से अगर हम 2 की जगह अगर हम 2 से ज़्यादा क्लासेस में से हम स्टूडेंट्स को निकालते हैं, उनका सैंपल निकालते हैं और उनके सैंपल मीन निकालते हैं, या अपना जो भी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर डेवलप करते हैं, जहां पर हम अपने सपोज कि हम कहें कि 5 हमारे प्लस क्लासेस हैं, तो पांचों क्लासेस में जो स्टूडेंट्स की उम्र है उसको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट सैंपल प्रॉब्लम, राइट। तो अब दूसरी बात हमारी ये आती है कि इस तरह की चीज़ें अगर हमारे पास अगर हैं, तो हम अपना जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस किस तरीके से तैयार करेंगे, या जो हमारा एक जो नियम होता है उसको हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, राइट। तो जब भी कभी हम यहाँ पे टेस्ट प्रोसीजर्स की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो उसमें से हमारे पास क्या है, सैंपल ही तो है और उस सैंपल की हमारी एक सैंपल स्पेस होती है। तो जो हम अपना डिसीजन रूल या टेस्ट तैयार करते हैं उसमें से हम अपने सैंपल स्पेस, जो हमारा x1 x2 xn का सैंपल स्पेस है, उसको हम 2 डिसजॉइंट हिस्सों में बांट देते हैं, राइट। और उन हिस्सों को हम कह सकते हैं, एक हमारा हिस्सा है C और दूसरा हमारा हिस्सा है C स्टार, राइट। और ये दोनों हमारे डिसजॉइंट है, मतलब कि C और C स्टार में कोई हमारी स्पेस कॉमन नहीं है। अब हम एक अपना सैंपल ऑब्जर्व करते हैं x1 x2 xn, और अगर हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं x1 x2 xn, ये हमारा अगर C के अंदर लाई करते हैं, C को बिलोंग करते हैं, देन हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अर्थात हम अपनी जो भी एक हमारी हाइपोथेसिस है H0 क्या होती है इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ये हमारी नल हाइपोथेसिस होती है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो जिस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे सैंपल वैल्यूज की बेसिस पर हम कहते हैं कि हमारी सैंपल वैल्यूज हमारे रीजन C को अगर बिलोंग करती हैं, तो हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा C रीजन, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजन या रीजन ऑफ रिजेक्शन, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है। और अगर ये x1 x2 xn हमारे अगर C स्टार रीजन को बिलोंग करते हैं, तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा C स्टार का जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीजन या रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। और ये हमको एश्योर करना होता है कि C और C स्टार के बीच में कोई हमारा कॉमन रीजन नहीं है, जिससे कि हमारे जो डिसीजन है उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम आपको बताते हैं, अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने आपको डिसीजन लेने के लिए अपनी सैंपल स्पेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और वहां पे हमने कह दिया कि हमारे 2 हिस्से हैं, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस और रीजन ऑफ रिजेक्शन। अब हम आगे की बात करते हैं कि हमारी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को थोड़ा सा हम एक फॉर्मल तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये माना हुआ है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसको हम किसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के द्वारा हम उसको दिखाते हैं। तो जो हमारी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होती है या हाइपोथेसिस, उसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं, ये हमारा उस पैरामीटर के बारे में कोई एक स्टेटमेंट होता है, राइट। जैसा मैंने शुरू में आपको हाइपोथेसिस बताया कि मेरी उम्र 5 साल है, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। लेकिन जो हमारी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हमारी होती है, उसमें हमारा जो भी पेरेंट पॉपुलेशन है, उसका जो डेंसिटी फंक्शन है या जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, उससे संबंधित हमारा कोई पैरामीटर होता है, उसके बारे में एक स्टेटमेंट होता है, राइट। तो इस हमारे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के हमारे 2 हिस्से होते हैं, एक को हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस और दूसरा हमारा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जो हाइपोथेसिस हम टेस्ट करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, और उसको हम H0 के द्वारा हम इसको दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये एक हमारे स्टैंडर्ड सिंबल है। और अपनी इस नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट में हम जो हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट। और इसको हम H1 या HA के द्वारा हम इसको दिखाते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी कौन सी हाइपोथेसिस है, ये हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अगेंस्ट में हम अपनी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। और दोनों हमारी ये नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, जिससे कि ये हमको एश्योरिटी रहे कि एक गिवन सैंपल की बेसिस पे जो हम फैसला कर रहे हैं उसके लिए खाली हमारी नल हाइपोथेसिस करेक्ट होगी या हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट होगी, राइट। दोनों में से दोनों हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हो सकती हैं एट अ गिवन टाइम, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हम जब भी कभी अपनी रियल लाइफ में अगर हम कुछ कार्य करते हैं, तो बेसिकली हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में क्या कर रहे हैं, हम एक अननोन पैरामीटर के बारे में कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं।
और उसके अंदर हमारी कुछ एक रैंडम वेरिएशन भी है। तो जो हमारे फैसले होते हैं उसमें कुछ गलती होने के भी तो चांसेस हैं। तो हरदम हम एक ऐसा फैसला चाहते हैं जिसमें हमारे गलती होने के चांसेस कम हैं। लेकिन उसको हमारे पास या हमारी इस सिचुएशन में किस प्रकार की गलतियां हो रही हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है, और उनको हम किस तरीके से क्वांटिफाई करते हैं इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे डेटा में रैंडम वेरिएशन है, रैंडम फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हमारी वैल्यूज में अंतर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए, हम कहें कि अगर मुझे कोई अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना है तो दो हमारे पास एस्पेक्ट हैं कि हमारी एक्चुअल सिचुएशन क्या है और हमने कौन सा डिसीजन लिया है, राइट। तो एक्चुअल सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम अपनी नल हाइपोथेसिस की टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो या तो हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी या हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगी, या तो सही होगी या गलत होगी। दो ही तो ऑप्शंस हैं, और उसकी बेसिस पे, अपने डेटा की बेसिस पे जो हमने फैसला किया है उसमें से हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं कि या तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो अब अगर रियल लाइफ में सिचुएशन को अगर हम एक एनालाइज करने की कोशिश करें तो उसमें हमारे पास चार तरह के आउटकम्स हैं जिनको हमने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में कर दिया। हम इनको इन चार सेल को नंबर दे देते हैं, 1, 2 और 3 और यहाँ पे 4, राइट। 1, 2 हमारे डायगोनल पे हैं और 3, 4 हमारे ऑफ डायगोनल पे हैं। अब हम पहले अपने 1 नंबर की जो सेल है वहां पे ध्यान देते हैं। तो अब हमने देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमारी नल हाइपोथेसिस सही है और हमने उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया, इसमें तो कोई गलती नहीं, हमारा जो फैसला बिल्कुल ठीक फैसला है। और उसी तरह से अगर हम अपने इस सेल नंबर 2 पर आते हैं तो यहाँ भी क्या है कि हमारी नल हाइपोथेसिस हमारी गलत है और नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे कोई गलती नहीं होने वाली है कि आपने जो हाइपोथेसिस सही है उसको एक्सेप्ट कर लिया और जो हाइपोथेसिस गलत है उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, राइट। अब उसके आगे क्या होता है? अब उसके आगे हमारे पास दो ऑप्शन है जो हमने सेल नंबर 3 और 4 में दिखाई दिए। पहले हम अपने सेल नंबर 3 की बात करते हैं। सेल नंबर 3 में हमने क्या किया कि हमारी हाइपोथेसिस गलत है, फॉल्स है, लेकिन उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो गलत हो गया कि आपने गलत हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये तो गलत फैसला हो गया, अर्थात कि यहाँ पर हमारे इस फैसले में गलती हो गई, राइट। और उसी तरीके से अगर हम अपने इस 4 नंबर की जो सेल है वहां पे आते हैं तो वहां पे क्या है, इस 4 नंबर की सेल में आपकी जो नल हाइपोथेसिस वो सही थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, अर्थात कि यहाँ भी आपने एक गलती कर दी। तो सेल नंबर 3 और 4 में जो हमने फैसला किया, यहाँ पर एक गलती हो गई है कि आपने एक गलत हाइपोथेसिस को सही मान लिया और एक सही हाइपोथेसिस को गलत मान लिया। अब ये दोनों हमारी गलतियां हैं। तो अब इन गलतियों को किस तरीके से दिखाया जाए, तो हमने इनका एक नाम दे दिया है। तो पहले हम अपनी इस सेल नंबर 4 की बात करते हैं जहां पर हम एक सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया है टाइप 1 एरर। और अब हम अपनी इस सेल नंबर 3 में बात कर रहे हैं जहां पर मैंने एक गलत हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, इसको हमने कह दिया टाइप 2 एरर, ये हमारा नाम होता है, राइट। अब ये जो हमारी गलतियां हो रही हैं इनको क्वांटिफाई कैसे किया जाए, तो इनको क्वांटिफाई करने के लिए हमने ये जो हमारी टाइप 1 एरर हैं और जो टाइप 2 एरर हैं उनकी मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, राइट। तो हमने कहा कि टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने अल्फा से दिखा दिया सेल नंबर 4 में, और जो टाइप 2 की जो एरर होने की प्रोबेबिलिटी है उसको हमने सेल नंबर 3 में बीटा से दिखा दिया, राइट। अब जब अगर हमारी जो गलती होने की चांसेस अगर अल्फा थी अगर, तो सेल नंबर 1 में कोई गलती ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा। और उसी प्रकार से सेल नंबर 2 में जो हमारी कोई गलती ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस बीटा। तो यहाँ पर इस टेबल में हम आपको बेसिकली जो अल्फा और बीटा दो हमारी दो तरह की जो एरर्स होती हैं उसको हमने डिनोट किया है। जो हमारी टाइप 1 एरर है उसको हम यूजुअली अल्फा से डिनोट करते हैं और जो टाइप 2 एरर है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। ये हमारा एक स्टैंडर्ड अजम्पशन है। और जो टाइप 1 एरर क्या होती है, ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। और जो हमारी टाइप 2 एरर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H0 इज फॉल्स। तो इस तरह की जो हमारी दो गलतियां होती हैं, दो तरह की एरर्स होती हैं, उसको हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। और जो हमारी टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी होती है उसका हमारा एक और नाम होता है जिसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे, उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।
या उसको हम क्रिटिकल रीजन कहते हैं। क्रिटिकल रीजन क्यों कहते हैं? आपने अभी इस वाली स्लाइड में देखा था कि आपने अपने इस x1 x2 xn की जो सैंपल स्पेस है उसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, C और C स्टार। और अगर कोई ये पॉइंट हमारे अगर सी रीजन में लाई करते हैं देन आप अपनी H0 को रिजेक्ट कर देते हैं और इस रीजन को आप कहते हो कि क्रिटिकल रीजन या रीजन ऑफ रिजेक्शन। तो इस रीजन का जो हमारा साइज होता है अर्थात जो इसकी प्रोबेबिलिटी है उसको हम क्रिटिकल रीजन के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं, राइट। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि अगर अगर हमारा स्टेटमेंट आता है कि हमने किसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लिया तो इसका क्या मतलब होता है। तो अगर हम कहते हैं कि अगर हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो मेरा एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वैल्यू है और जो हमारी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वैल्यू है उसके बीच में बहुत अंतर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम सैंपल मीन की बात करें कि हमको अपने अगर एक मीन पैरामीटर के बारे में कुछ कंक्लूजन करना है तो हमने जो भी सैंपल मीन निकाला है और जो हमारी पॉपुलेशन का हाइपोथेटिकल मीन है उसके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, राइट। और इसको हम कहते हैं कि हमने अपनी H0 को एक्सेप्ट कर लिया। और अगर ये जो भी हमारा थोड़ा बहुत तो अंतर होगा कि अगर हम कहते हैं कि अगर हम अपने अलग अलग सैंपल्स को ड्रॉ कर रहे हैं और अगर हम सैंपल मीन्स को निकालने की कोशिश करें तो उनमें कुछ तो अंतर होगा, लेकिन वो जो अंतर है वो हमारा खाली सैंपलिंग फ्लक्चुएशन के कारण और वो हमारा एक रैंडम कारण है जो कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है जिसके कारण हम ये मान सकें कि दो वैल्यूज के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है और उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। ये हमारा मतलब होता है कि अब हम जब बात करते हैं कि एक्सेप्ट H0 इसका क्या मतलब होता है। आप अक्सर देखोगे कि लोग ये कहते हैं कि ओके दो वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, या हम जो दो वैल्यूज का जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो अप्लाइड केस में लोग अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही होता है, राइट। अब आपने जो वैल्यू निकाली है उसको लेकिन आपको किसी और वैल्यू से कंपेयर करना होता है। उसकी बेसिस पर आप ये फैसला करते हो कि आपको अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। तो उसके लिए हम एक अपनी पी वैल्यू का हमारा कॉन्सेप्ट होता है, हम उसको यूज करते हैं और बेसिकली हम कोई भी हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होती है उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू है हम उसको कंपेयर करते हैं इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए कि हमको अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन जब से हमारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ गया है और उसके द्वारा हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को एग्जीक्यूट करना काफ़ी आसान हो गया है, राइट। तो अब जब हम अपने सॉफ्टवेयर में कार्य करते हैं और यहाँ पे हम खासतौर पे आर सॉफ्टवेयर में काम करने वाले हैं, वहाँ पे अपनी कोई भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेटेड और जो टेबुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करने की जगह हम उसमें से उसकी पी वैल्यू को देखते हैं और ये किसी भी सॉफ्टवेयर में ये वैल्यू उसके आउटपुट का हिस्सा होती हैं, राइट। और पी वैल्यूज के द्वारा भी हम उसी प्रकार के कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो हम किसी भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो कैलकुलेटेड और जो टेबुलेटेड वैल्यू को आपस में कंपेयर करके निकालते हैं। यह पी वैल्यू हमारी क्या होती है? ये हमारी किसी भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी होती है, अर्थात जो हमारे पास सैंपल ऑफ डेटा आया उसकी बेसिस पर हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं, तो वह हमारी पी वैल्यू होती है, राइट। अब अगर हम कहें कि अगर हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स है Tx तो उसकी पी वैल्यू को हम किस प्रकार से दिखाते हैं? तो अगर हमारे पास कोई टू साइडेड हाइपोथेसिस होती है या वन साइडेड हाइपोथेसिस होती है उसके केस में हमको पी वैल्यू को कैसे दिखाया जाता है ये हम आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमारी वन साइडेड हाइपोथेसिस क्या होती है, टू साइडेड हाइपोथेसिस क्या होती है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी आप मेरी बात को इतना समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी टू साइडेड हाइपोथेसिस का केस अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ये जो पी वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी जब हमारी H0 ट्रू होती है इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी अंडर H0, जैसे मैंने लिखा है पी H0 अपफिट में, तो प्रोबेबिलिटी अंडर H0। प्रोबेबिलिटी अंडर H0 का मतलब जब हमारी H0 ट्रू है, सही है। तो जब भी हमारी H0 के अंडर ये वाली प्रोबेबिलिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ T हमारी की जो वैल्यू है वो हमारी Tx से ज़्यादा है, इस प्रोबेबिलिटी को हम पी वैल्यू कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम वन साइडेड केस लेते हैं, चाहे हमारा लेफ्ट हैंड टेल टेस्ट हो या राइट हैंड टेल टेस्ट हो, उस केस में हम अपनी पी वैल्यू को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि टी की Tx से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी अंडर H0, अर्थात जब हमारी H0 ट्रू है तो टी के Tx से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड टेल टेस्ट होता है तो उसमें हम टी के कैपिटल टी के स्मॉल Tx से छोटे या बराबर होने की प्रोबेबिलिटी जब हमारी H0 ट्रू है
उसको निकालते हैं, उसको हम कहते हैं पी वैल्यू, राइट। तो मैंने आपको ये लिखा भी है कि पी एच नॉट का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी व्हेन एच नॉट इज ट्रू। अब हमारा नियम क्या होता है, अगर हमारी पी वैल्यू अगर हमारे सिग्निफिकेंस लेवल से अगर कम हो जाती है, सिग्निफिकेंट लेवल क्या होता है, मैंने देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करी थी, जो मैंने इस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, राइट। तो अगर हमारी पी वैल्यू हमारी इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू से कम होती है, देन हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ये हमारा नियम होता है। तो अब आपने देखा कि सॉफ्टवेयर के केस में हमारा इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना बहुत आसान हो गया है। पी वैल्यूज हमको हमारे सॉफ्टवेयर से मिल जाती हैं और उसकी बेसिस पर हमारे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको हमने पहले से डिसाइड किया होता है। हम दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं और अगर पी वैल्यू हमारी इस अल्फा से या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम आती है, देन हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर इसका उल्टा होता है तो हम मतलब कि अगर हमारी पी वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंस लेवल की जो वैल्यू अल्फा से बड़ी होती है तो हम हाइपोथेसिस को, अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली हमारा टाइप 1 एरर के होने की प्रोबेबिलिटी है, और जिसको हम अल्फा के द्वारा डिनोट करते हैं, राइट। ओके, अब हम आपको जरा से यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बता देते हैं कि जब भी मुझे कुछ अगर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी होती है तो कि हम किन स्टेप्स का पालन करते हैं। अब इसके बाद जब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में होंगे वहाँ पे हम इनका आपको एप्लीकेशन करके दिखाएंगे, लेकिन आज इनके हम जो बेसिक फंडामेंटल है पहले उसको समझ लेते हैं। तो अगर हमको अपनी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए अगर कोई एक अच्छा सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट अगर डेवलप करना है तो उसके लिए हमारे पास एक नियम होता है स्टैटिस्टिक्स में, जो हमारा नीमन पियर्सन लेमा के द्वारा निकाला जाता है। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जो भी अपने हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के नियम आपको बताएंगे वह हमारे नीमन पियर्सन लेमा के द्वारा निकाले जाते हैं। और ये जो नीमन पियर्सन लेमा है, ये हमारा दो स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर नीमन और प्रोफेसर पियर्सन ने उसको दिया था। और जब उन्होंने एक अच्छा टेस्ट निकालने की कोशिश करी है, उसके अंदर उन्होंने ये एज्यूम किया कि जो टाइप 1 एरर है वो हमारी टाइप 2 एरर से ज़्यादा सीरियस है। तो इन्होंने ये एज्यूम किया वहाँ पर कि जो हमारी टाइप 1 एरर है इज मोर सीरियस देन टाइप 2 एरर, राइट। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टाइप 1 की जो एरर है उसको उन्होंने फिक्स कर दिया, और फिर उन्होंने उस जो हमारी टाइप 2 एरर है उसको उसने मिनिमाइज़ करने की कोशिश करी। अब एक सवाल ये आता है कि अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 एरर दोनों को क्यों नहीं आप एक साथ मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो इसकी समस्या ये है कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बीच में कुछ संबंध इस प्रकार का है कि जब हम टाइप 1 की एरर को कम करते हैं तो टाइप 2 की एरर बढ़ जाती है, और जब हम टाइप 2 की एरर को कम करते हैं तो टाइप 1 की एरर बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम टाइप 1 की एरर को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया और फिर हमने अपनी टाइप 2 की एरर को मिनिमाइज़ कर दिया। तो ये कारण था जो हमारे नीमन और पियर्सन साहब ने इस एजम्पशन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने जो भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट निकाले। अब जब इन टेस्ट को निकाला तो अब उन्होंने चूंकि ये एज्यूम किया हुआ था तो उसको एक यूज़र को कैसे कम्युनिकेट किया जाए। तो अब ये बात आती, उन्होंने कहा कि जो हमारी एरर ज़्यादा सीरियस होगी उसको हम फिक्स कर देते हैं। उसके बारे में मुझे पता है कि हम उसको 1%, 2%, 3%, 4% तक ही हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं। तो उसको मैंने फिक्स कर दिया और उसके बाद मैंने टाइप 2 की जो एरर थी उसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। इसीलिए आप जब भी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करोगे तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को पहले फिक्स करना पड़ता है, अर्थात अपनी टाइप 1 एरर की जो टाइप 1 एरर है उसको आपको फिक्स करना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप अपने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को आप एग्जीक्यूट करते हो। इसीलिए आपको कभी ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करते समय सबसे पहले आपको अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चुनना पड़ता है। हम पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चुनते हैं, उसके बाद हम आगे का काम करते हैं, राइट। तो अब आप देखिए, हम आपको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि हमने अपनी टाइप 1 एरर को फिक्स कर दिया है और टाइप 2 एरर को मिनिमाइज़ किया है। तो सबसे पहले स्टेप पर हमको अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशनल
अजम्पशंस हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। अर्थात हम तो रैंडम वेरिएबल के द्वारा ही तो काम कर रहे हैं, तो रैंडम वेरिएबल का हमारा किस तरह का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, कौन सा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, इसके बारे में हमको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरे स्टेप पर हमको अपनी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको अपनी इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को फिक्स करना पड़ेगा, जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर होगी। उसका कारण मैंने आपको बता दिया क्यों। और उसके बाद में हमको अपना एक टेस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगी। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारा वो एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम अपनी सैम्पल वैल्यूज़ को दे करके उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू को निकालते हैं और उसको हम अपनी पी वैल्यू से कंपेयर करते हैं और ये फैसला करते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट। उसके बाद में हम अपना जो टेस्ट करेंगे, और टेस्ट का काम होता है कि हमको अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को डेवलप करना है, राइट। और ये जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, इसको हमको कैसे डेवलप करना है, हमको अपने इसको ऑब्जर्व डेटा जो भी हमारा सैम्पल वैल्यूज़ है उसकी बेसिस पर हमको एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स TX डिफाइन करनी है, राइट। अब ये TX को कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हम न्यूमैन पियर्सन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको ये तो नहीं बताएंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, लेकिन हम आपको उनका इस्तेमाल करके बताएंगे। और न्यूमैन पियर्सन लेमा के द्वारा जो भी हमारी स्टैटिस्टिक्स आती हैं, उसको हमारे कुछ और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, जिसके द्वारा हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा टेस्ट अच्छा है या नहीं। तो हम उन टेस्ट के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कार्य है, हमको एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तैयार करना है और इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की अपने सैंपल की बेसिस पर जो वैल्यू आ रही है उसको मुझे निकालना है, राइट। और उसके बाद मुझे अपना एक क्रिटिकल रीजन तैयार करना है और ये हमको डिसाइड करना है कि यह हमारा रीजन इस प्रकार से होगा जिसके अंदर अगर हमारे इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू इसके अंदर अगर फॉल करेगी, इसके अंदर अगर लाई करेगी, देन हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, राइट। तो हमको एक ऐसा टेस्ट बनाना है, एक ऐसी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमको निकालनी है जिसको अगर हम अपने सैंपल की बेसिस पर उसकी वैल्यू को निकालें और अगर वह वैल्यू हमारे इस क्रिटिकल रीजन के अंदर अगर लाई करेगी तो हम कह देंगे कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। और अगर जो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट रीजन होगा वहाँ पे लाई करेगी तो हम कह देंगे कि हम H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हम इस अपने जो भी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है, हम अपने जो भी सैंपल वैल्यूज आई हैं उसकी बेसिस पर हम उसको निकाल लेंगे, राइट। अब जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारी आई है वो भी हमारा कोई ना कोई एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता सकते हैं, हमने अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करी थी, chi² TF। तो आगे आने वाले लेक्चर में आप देखोगे कि जो भी हमारी इस तरह की टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आती हैं वो हमारे इसी तरह के chi² TF इत्यादि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको फॉलो करती है, राइट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम अपनी जो वैल्यू हमने अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से निकाली है उसी वैल्यू को हम उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे और उन दोनों के वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे और उसकी बेसिस पर हम ये फैसला करेंगे कि हमको अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और हमारा डिसीजन रूल हमारा क्या होगा कि अगर हमारी इस स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हमारे अगर क्रिटिकल रीजन में लाई करती है तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे, और जब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, H0 रिजेक्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H1 या HA ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी और एक बार में हमारा एक ही हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी। दोनों H0 और H1 दोनों हमारी एक साथ ना एक्सेप्ट हो सकती हैं और ना रिजेक्ट हो सकती हैं। इसीलिए हमारा जो क्रिटिकल रीजन होता है और जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होता है, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस या रीजन ऑफ रिजेक्शन, दोनों को हम ऐसे बनाते हैं कि उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। और साथ ही में अगर हमारी ये जो हमारी TX की जो वैल्यू आई है सैंपल की बेसिस पर, अगर ये हमारे क्रिटिकल रीजन के बाहर अगर लाई करती है, देन हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे, अर्थात कि जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो हमारा बेसिक फंडामेंटल रूल होता है। लेकिन जब हम अपने इस सॉफ्टवेयर में बात हम करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमको पी वैल्यू निकाल करके दे देता है और हम खाली पी वैल्यू और अपने इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कंपेयर करते हैं और वहाँ पे हम ये टेस्ट करते हैं कि अगर पी वैल्यू हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम आ जाती है, देन हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर नियम होता है, राइट।
अब उसी तरीके से ये तो मैंने आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बता दिया। उसी तरीके से अगर हमको इस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर जो हमने डिसीजंस लिए हैं, इनको हम अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल की बेसिस पर भी ले सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पे ब्रीफली बता देते हैं, और ये बताना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि जब आप भिन्न भिन्न तरीके के स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो किसी टेस्ट में आपको पी वैल्यू दी जाती है, किसी टेस्ट में आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया जाता है। तो आप उन वैल्यूज़ को देख करके आप अपनी हाइपोथेसिस के बारे में एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने का फैसला भी कर सकते हैं। इसलिए हमको ये बताना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बीच में एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होती है, राइट। अगर हमारे कोई नल हाइपोथेसिस अगर अल्फा लेवल पर रिजेक्ट हो रही है, देन उस केस में हमारा एक 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल भी एग्जिस्ट करता है, जो हमको यही कंक्लूजन बताता है, राइट। आपने देखा था कि 1 माइनस अल्फा क्या था, कॉन्फिडेंस लेवल। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे अल्फा लिया है, कॉन्फिडेंस लेवल में वही अल्फा आपका यहाँ पर आता है, और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका 1 माइनस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है। तो आप ये देखेंगे सॉफ्टवेयर में कहीं पर आपको अल्फ़ा की वैल्यू बतानी पड़ती है और कहीं पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू बतानी पड़ती है। तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी कि आपको वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू देनी है या आपको 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू देनी है, राइट। तो अगर हम मान लीजिए कोई हमारी एक हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस एच नॉट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। थीटा हमारा अननोन पैरामीटर है और थीटा नॉट हमारी कोई इसकी एक कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू है, राइट। कोई हो सकता है कि एच नॉट थीटा इक्वल टू 5, थीटा इक्वल टू 10 इत्यादि। तो हमारा नियम क्या है? हमारा नियम ये है कि अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमने थीटा के लिए तैयार किया है, तो थीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हमारी थीटा नॉट वैल्यू को कंटेन नहीं करता है, तब हमारी एच नॉट, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, ये हमारी रिजेक्ट हो जाती है। अर्थात आपका जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल आया है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, आपको ये चेक करना है कि ये जो थीटा की वैल्यू है, ये हमारी इस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है या इस इंटरवल के बाहर लाई कर रही है। और अगर ये थीटा नॉट की वैल्यू अगर इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर अगर लाई नहीं करती है, इसका मतलब है कि आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर ये थीटा नॉट की वैल्यू हमारे इंटरवल के बाहर लाई करती है, देन आपका ये जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, ये आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और इस लेक्चर में आपने देखा कि मैंने आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस से संबंधित जो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको मैंने आपको बताया है। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम अगले लेक्चर में जो हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं और उसकी बेसिस पे कैसे फैसला करते हैं, जब उनकी बात करेंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको उन टेस्ट और जो टेस्ट प्रोसीजर हैं, उनको समझने में आपकी सहायता करेगी। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने जो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, ये बहुत ही एलिमेंट्री और बहुत ही एक आम भाषा में, साधारण भाषा में दिया है। ये सारे हमारे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपने स्टैटिस्टिक्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो स्टैटिस्टिक्स के हमारे के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इन कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिकल तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। हम आपको यहाँ पे मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स का जो एप्लीकेशन उसको बताना चाहते हैं, और मल्टीवेरिएट के प्रोसीजर्स का एप्लीकेशन करने के लिए यही जो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम वहाँ पे मल्टीवेरिएट सेटअप में इस्तेमाल करेंगे। उनको समझने के लिए हमारे लिए ये समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको मल्टीवेरिएट सेटअप भी अगर है, तो वहाँ भी कोई ना कोई पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे कोई ना कोई पैरामीटर होगा, और वहाँ पे पैरामीटर वेक्टर होगा या पैरामीटर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। वो आपको एस्टिमेट करना होगा, उसके ऊपर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करनी होगी, और उसके द्वारा आप अपनी मॉडलिंग को आप एग्जीक्यूट करोगे, या आपके कोई और ऑब्जेक्टिव है, आप उनको फुलफिल करने की कोशिश करोगे। तो अब हम यहाँ तक मैंने आपको जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और एस्टिमेशन दोनों के कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अब हम अगले लेक्चर्स में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव टेस्ट होते हैं, मीन और वेरिएंस के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे, और वहाँ पे हम इन कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यूनिवेरिएट से शुरू करेंगे, और हम आपको धीमे धीमे करके अपने इस एस्टिमेशन प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को
मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स की और या मल्टीवेरिएट कटअप में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपने ये जो एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनको यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको मल्टीवेरिएट कटअप में हम उसको डायरेक्ट एक्सटेंड करेंगे, उसको एक्सटेंशन करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।